कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया ही होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बच्चों आपको फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स तक करवा दिया था। आज की क्लास में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए, जो स्टैटिस्टिक्स है ना, स्टैटिस्टिक्स इज वाइडली यूज इन द मॉडर्न टाइम्स। इनिशियली इट वाज एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द पब्लिक अफेयर्स। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट को स्टैटिस्टिक्स की इसलिए ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि उन्हें पब्लिक अफेयर्स जैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती थी, उनके लिए ज़रूरी होता था। बट ग्रेजुअली इट्स यूज वाज एक्सटेंडेड टू ऑल द फील्ड्स। इसके जो यूज थे ना, काफ़ी सारी फील्ड्स तक क्या हो गए, एक्सटेंड हो गए। ये सिर्फ एक फील्ड तक ही नहीं रहा, ये आगे भी एक्सटेंड हो गया। वी शैल डिस्कस ब्रीफली द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द फॉलोइंग मेजर एरियाज। तो बच्चों देखो, यहाँ पर तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि जो स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस है ना, वो कोई सीमित नहीं रहा, सिर्फ एक ही फील्ड तक सीमित नहीं है। उसको ना हमने क्या कर दिया, वो एक्सटेंडेड हो चुका है। अब वो किस किस तरीके से एक्सटेंडेड हुआ है, देखिए। सबसे पहला है इम्पोर्टेंस टू द गवर्नमेंट। अब स्टैटिस्टिक्स का ज़रूरत गवर्नमेंट में क्यों है, और स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक्स में क्यों है, इम्पोर्टेंस इन द इकोनॉमिक प्लानिंग में, इम्पोर्टेंस इन द बिजनेस में। तो देखा हमने कि 4 जगहों पर यहाँ पर हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, सबके लिए अलग, सबके लिए ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्पोर्टेंस टू दी गवर्नमेंट। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू गवर्नमेंट। The subject of statistics was initially used by ancient rulers in the assessment of their military। सबसे पहले जो एंशियंट टाइम था, बहुत पुराने टाइम पर, उस टाइम पर भी स्टैटिस्टिक्स किया जाता था बच्चों। क्यों किया जाता था? ऑफ देयर मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को देखने के लिए और मिलिट्री को देखने के लिए। ग्रेजुअली इट्स स्कोप वाज इनलार्ज टू टैकल अदर प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द इकोनॉमी। अब जो इसका स्कोप है वो और भी ज़्यादा लार्ज हो गया, ठीक है, बड़ा हो गया, टू टैकल अदर प्रॉब्लम, जो कि अदर प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए ज़रूरत पड़ता था, ठीक है, रिलेटिंग टू द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द इकोनॉमी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी। अब देखिए, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है, इन द प्रेजेंट सिनेरियो गवर्नमेंट कलेक्ट द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर वेरियस पर्पसेस। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, टू द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा जो यूज़फुल हो रहा है वो क्या होता था, गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स को फॉर वेरियस पर्पसेस के अंदर। एग्जाम्पल में बच्चों, जैसे कि सेंसस करवाना, गवर्नमेंट को स्टैटिस्टिक्स की इसलिए ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि उन्हें ये देखना होता था कि कितनी जनसंख्या हमारे देश में रह रही है और कितने प्रपोर्शन में है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने सीनियर सिटीजन है, कितने बच्चे हैं, ये सब चीज़ें, ओके। तो इसलिए उनको ज़रूरत पड़ता था। आगे चलते हैं। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज एंड रिक्वायर मच ग्रेटर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर टू फुलफिल द वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स। किस लिए होना चाहिए था? देखो, वो कह रहे हैं वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स के लिए, मतलब कल्याण के लिए, यानी समाज के लिए उनको डाटा की ज़रूरत पड़ती थी। इन एडिशन टू द एफिशिएंट रनिंग ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि वो अपना कार्य जो है बहुत अच्छे तरीके से, इफ़ेक्टिवली, एक एफिशिएंट तरीके से रन कर सके। गवर्नमेंट को इसलिए स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत होती थी ताकि वो वेलफेयर ऑब्जेक्टिव पर फोकस कर सके, ठीक है भाई। डाटा उनके पास होगा तभी तो वो कोई पॉलिसी लेकर आएंगे कि भाई उनको कैसे पता चलेगा कि लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर वो उसके हिसाब से पॉलिसीज लेकर आते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलर स्टैटिस्टिकल मेथड्स सच एज टाइम सीरीज analysis, index numbers, forecasting and demand analysis are extensively used in formulating economic policies। अब जैसे कि आपको पता है, मैंने टाइम सीरीज बताई थी। टाइम सीरीज का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि 2015 में 2015
2016 में जो 15-16 में जो डाटा है, मान लेते हैं यहाँ पर इतने सेंसस में थी कि इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है, यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन है, और 2016 में थोड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम बोलते हैं टाइम सीरीज़। उनको इस हिसाब से स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करते थे, जैसे कि टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर्स। इन थर्ड पॉइंट है, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स आर ऑल्सो गाइडेड बाय द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रिगार्डिंग देयर पॉपुलैरिटी इन द मासेस। कहता है डेमोक्रेटिक कंट्रियाँ, जो हमारी इंडिया की कंट्री है वो कैसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स, अब इसमें बहुत सारे वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, आर ऑल्सो गाइडेड बाय द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रिगार्डिंग देयर पॉपुलैरिटी इन द मासेस। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि जैसे कि एक होता है पक्ष और एक होता है विपक्ष, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम सरकार ले लेते हैं, दो सरकार लेते हैं, एक लेते हैं बीजेपी और एक लेते हैं हम कांग्रेस, ठीक है। तो भाई कांग्रेस पार्टी को और वही बीजेपी पार्टी को इन डाटा की ज़रूरत पड़ती है ताकि उन्हीं चीज़ों पर वो लोग डिबेट करते हैं, ठीक है। तो जब तक उनके पास वो डाटा नहीं होगा तो वो डिबेट कैसे करेंगे, कैसे वो एक दूसरों के बारे में बता सकेंगे कि कांग्रेस ने कितना काम किया था और बीजेपी ने कितना काम किया। तो ये सब डाटा उनके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। So it can be concluded that it is impossible to think about functioning of the modern government in the absence of the statistics। अगर हमारी मॉडर्न गवर्नमेंट की तरह से चलना है तो स्टैटिस्टिक्स के बिना हम नहीं चल सकते। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया है इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स टू द गवर्नमेंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स की क्या इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है स्टैटिस्टिक्स इज एन इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखो स्टैटिस्टिक्स ना इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है, परम आवश्यक, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। Every branch of economics takes support from statistics in order to prove various economic theories in it। इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को प्रूव करने के लिए भी हमें स्टैटिस्टिक्स की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर हम कुछ प्रूफ देते हैं ना। अगर आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कि भाई ये स्टैटिस्टिक्स की एक थ्योरी है, ये हम हैंस प्रूव कर रहे हैं कि एकदम करेक्ट है, ठीक, तो ये एक उसका कोई एविडेंस भी तो होना चाहिए ना। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसका एक एविडेंस हो सकता है, उस डाटा का क्या हो सकता है, एविडेंस। आगे चलते हैं। स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज। स्टैटिस्टिक्स की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर सकें, बना सकें। Most of the economic problem are capable of being expressed in numerical figure. For example, output of agriculture, volume of exports, price of commodities। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो ज़्यादातर इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं हम उन्हें न्यूमेरिकल फिगर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर का आउटपुट कितना हुआ है, आपकी वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट कितना है, आपने कितना बाहर एक्सपोर्ट किया है, दूसरे कंट्री के अंदर अपना सामान भेजा है, उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ क्या है, तो इनको हम क्या कर एक नंबर्स में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। इन ईच केस द डाटा इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर। स्टैटिस्टिक्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स जब हमने पढ़े थे, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि डाटा जो होता है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस से अफेक्ट होता है। जैसे कि राइस की जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट हो सकती है रेनफॉल की वजह से, फर्टिलाइजर्स कौन सा यूज़ किया है आपने उसकी वजह से। तो यहाँ पर भी वही बात बोली गई है, जो डाटा है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर से अफेक्ट हो सकता है। फर्दर इट कैन बी शोन दैट
The other condition prescribed for statistical data are also satisfied. कहता है ये कहते हैं कि it can be shown that the other condition prescribed करते हैं for statistical data are also satisfied. Thus we can say that the study of various economic problem is essentially the one of the statistical nature. Some of the use of statistics in economics are as follows. तो देखो यहाँ पर हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ा था, अब यहाँ पर हम थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट वाली बातें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज। इकोनॉमिक लॉज को फॉर्मुलेट करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स की आवश्यकता होती है। द फेमस लॉ ऑफ डिमांड एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो जो एक लॉ बनाया गया है, ठीक है, लॉ मतलब समझते ना, एक तरीके से एक कानून बना चुके हैं, तो वो कानून बनाने के लिए भी हमें डाटा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंडक्टिव मेथड ऑफ जनरलाइजेशन विच इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स। जो जनरलाइजेशन प्रोसेस की वजह से हमें लॉ ऑफ डिमांड मिलता है, वो किसकी वजह से मिलता है? स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स को यूज़ करके ही हमें मिलता है। तो पहला पॉइंट ये कहना चाह रहा है, इकोनॉमिक लॉज को फॉर्मुलेट करने के लिए भी हमें स्टैटिस्टिक्स की आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट कह रहा है, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सबसे पहले जो स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक में जो हेल्प कर रहा है हमें क्या समझने में? इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में और उसका समाधान निकालने में। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डाटा एंड स्टैटिस्टिकल मेथड प्ले अ वाइटल रोल इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्पैरिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड द वेल्थ एक्सेट्रा। कहा जाता है, मतलब कह रहा है कि जो स्टैटिस्टिक्स है, अब देखिए स्टैटिस्टिक्स ना हेल्प करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने में भी और उनका सॉल्यूशन निकालने में भी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कई सालों का क्या है, एक डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो सरकार उसके बारे में कुछ सोच सकती है कि किस किस रीज़न से, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2015 में, 16 में, 18, 19, 20 इन ईयर्स के अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट किस हिसाब से बढ़ रही है या फिर घट रही है, उस हिसाब से सरकार जो है एक पॉलिसीज लेकर के आ सकती है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा रिड्यूस किया जाए। ठीक है, तो ये सब कैसे पता चलेगा? स्टैटिस्टिक्स की वजह से। जब आप डाटा कलेक्ट करेंगे, तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? दो तरीके बताए थे, डाटा कलेक्ट करना भी और डाटा खुद न्यूमेरिकल फिगर्स भी स्टैटिस्टिक्स होता है। उन्हें कलेक्ट करने का तरीका भी, उनको प्रेजेंट करने का तरीका भी स्टैटिस्टिक्स होता है। तो जब तक आप उनको लिखेंगे नहीं तो वो क्या है, आप एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझ सकते हैं कि भाई ये अनएम्प्लॉयमेंट पहले इतनी थी, फिर दूसरे ईयर में इतनी हो गई, अब इसको हमने समझ लिया, अब हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। नाउ थर्ड पॉइंट इज स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए भी हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत होती है। स्टडी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली एक्सेट्रा। देखो बच्चों, ये जो ओलिगोपोली है, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, ये ना मार्केट के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पर ये ले सकते हैं कि इन डिफरेंट ये आप अपनी स्टैटिस्टिक्स की बुक में ही पढ़ेंगे, लास्ट के चैप्टर में आप लोग अपने बुक में देख भी सकते हैं। इनका मतलब होता है कि देखो मार्केट का स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप्स का होता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक या फिर दो ही डिस्ट्रीब्यूटर हमें प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत ही कम कंपटीशन है, तो ये कौन सा मार्केट हो सकता है? ठीक है, मार्केट। और जहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन है, मतलब जहाँ पर आपको एक ही सामान को बेचने वाले काफ़ी सारे लोग दिख जाते हैं, काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर दिख जाते हैं, तो वहाँ पर वो वाला मार्केट स्ट्रक्चर है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? इन सभी मार्केट स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने में हेल्पफुल है। रिक्वायर स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन ऑफ मार्केट प्राइस। अब देखो क्या रिक्वायर करता है? कंपैरिजन कर सकते हैं मार्केट प्राइस का, कॉस्ट का एंड प्रॉफिट ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स का। अब ये सब आपको कैसे पता चलेगा? डाटा कलेक्ट करोगे पहले सभी फर्म्स का, फिर उनको लिखोगे आप, और किस में लिखोगे? नंबर्स में लिखोगे। प्रॉफिट तो नंबर में लिखते हैं ना बच्चों की, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो ये स्टैटिस्टिक्स का तो हेल्प हो रहा है ना यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, हेल्प इन एस्टेबलाइजिंग मैथमेटिकल रिलेशन।
स्टैटिस्टिक्स जो है वो मैथमेटिकल रिलेशन को समझने में भी बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि statistical methods can also be used to estimate mathematical relation between various economic variables। statistical methods को यूज़ किया जाता है ताकि हम अलग अलग इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस को समझ सकें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डाटा ऑन प्राइस एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। देखो कह रहा है कि किसी चीज़ की क्वांटिटी ऑफ डिमांड किस प्राइस पर कितनी होती है, ये भी हम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प की मदद से पता कर सकते हैं। जैसे कि 100 रुपये जब किसी प्रोडक्ट का, जैसे कोई प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपीज़ है, ठीक है, तो उसकी डिमांड कितनी है कस्टमर्स की, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख कस्टमर चाहते हैं। लेकिन अगर प्राइस 100 से इंक्रीज होकर के 200 हो जाता है तो ये डिमांड आधी हो जाती है। तो ये क्या कह रहा है कि हम रिलेशंस को समझने में स्टैटिस्टिक्स क्या है, अदर वेरिएबल्स के रिलेशन को समझने में हेल्पफुल होता है। कैन बी यूज टू एस्टिमेट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डिमांड रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अब डिमांड रिलेशनशिप भी बता सकता है बिटवीन दी टू वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज यूजफुल टू स्टडी बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। कहता है कि यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स है बहुत यूजफुल है टू स्टडी बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ट्रेंड सीरीज analysis is used to study the behavior of price, production and consumption of commodities, money in circulation and bank deposit and clearing। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि अलग अलग इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को समझने में भी स्टडी बिहेवियर के लिए यूजफुल होता है। जैसे कि ट्रेंड लाइंस होती है ना, ट्रेंड लाइंस, कभी आपने ट्रेंड लाइंस के बारे में देखा है? देखो ट्रेंड लाइंस ऐसे होती है, थोड़ा सा बढ़िया से फिगर नहीं बन पा रहा है। अब इसमें जैसे कि आप कभी कभार देखते होंगे ना, आपके वो जो टीवी में भी न्यूज़ में आ रहा होता है कि मार्केट में जो किसी कमोडिटी का शेयर का प्राइस ऐसे अप डाउन में दिखाते हैं, ग्राफ दिखाते हैं आपको, तो ये ट्रेंड लाइंस होती हैं। अब ट्रेंड लाइंस क्या है, ये प्राइस को बताता है, रिलेट करता है कि किस टाइम पर कौन कितना प्राइस बढ़ रहा था, घट रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइस एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल surveys of price help in studying the theories of prices, policies and price trend as well as their relationship to the general problem of inflation। देखो प्राइस एनालिसिस करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप क्या करेंगे, देखो बार बार अब आपको वही बता रहा हूँ मैं, जो चीज़ इसमें एक ही चीज़ कंटिन्यू कर रहा है, वो किससे रिलेट कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स से। अब आप किसी चीज़ का प्राइस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप कैसे रखेंगे, प्राइस को देख के लिखेंगे कि कौन से साल में कितना प्राइस था। तो आप क्या कर सकते हैं, प्राइस एनालिसिस करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स की हेल्प ले सकते हैं। अब हमारे 2 टॉपिक तो कवर हो गए यहाँ पर, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू द गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक्स। अब हमारा जो थर्ड आता है वो आता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। इसमें एक ये टॉपिक था, लेकिन इसमें 4 टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं। इन इकोनॉमिक प्लानिंग। देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर भी स्टैटिस्टिक्स की क्या होती है, ज़रूरत होती है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज इंडिस्पेंसेबल फॉर अचीविंग फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ थ्रू द बेस्ट यूज ऑफ नेशंस रिसोर्सेज। इकोनॉमिक प्लानिंग अगर हम करें तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है अगर हमारी रेट ऑफ ग्रोथ को बढ़ाना है थ्रू द बेस्ट यूज़ ऑफ नेशन रिसोर्सेज। अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ करके हम एक अच्छी ग्रोथ, फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, एट एवरी स्टेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग
देयर इज़ नीड फॉर फिगर एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स। जब भी आपको इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है तो उसके हर एक स्टेज पर हमें फिगर्स की ज़रूरत होती है कि भाई इस प्रीवियस ईयर में उससे प्रीवियस ईयर में क्या डाटा था, इस प्रेजेंट ईयर में क्या डाटा है, तभी तो हम कोई प्लानिंग करेंगे ना। यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स it is possible to assess the amount of various resources available in the economy and accordingly determine whether the specified rate of growth is sustainable or not। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ करके हम पॉसिबल ये कर सकते हैं कि हमारी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो सही भी है या फिर नहीं है, कंपेयर कर सकते हैं हम। Statistical analysis of data regarding an economy may reveal certain crucial area like increasing rate of inflation। अब अगर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, प्रॉपर डाटा हमने मेंटेन कर रखा है, ठीक है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि हम इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, विच में रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन, जिस पे आप इमीडिएट अटेंशन ले सकते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर और पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको देखते हैं। सॉरी, ये तो दूसरे टॉपिक का है। तो ये हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग की इम्पोर्टेंस थी, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग में। देखो अगर कंक्लूजन कहा जाए तो पहला तो ये है कि अगर आपको इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है तो स्टैटिस्टिक्स की बहुत ज़रूरत है। दूसरी क्या कहा गया था कि अगर आपको ये देखना है कि हमारी ग्रोथ रेट जो है वो ठीक से सस्टेनेबल है या नहीं है, वो भी चेक करने के लिए भी आपको डाटा कलेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो रहा है, पॉवर्टी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, तो ऐसे क्रूशियल एरियाज़ को हम डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर इमीडिएट अटेंशन दे सकते हैं। अब हमारा इसी के अंदर लास्ट टॉपिक है, सब टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस। देखो जो यहाँ पर कुछ बुलेट पॉइंट्स दे रखे हैं उनको देखते हैं। अब कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स की जो नीड है, इम्पोर्टेंस है, वो हमें बिजनेस के अंदर क्यों है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कहता है फॉर एस्टेबलाइजिंग अ बिजनेस यूनिट। एक बिजनेस यूनिट को एस्टेबलाइज करने के लिए भी आपको स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत होती है। बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू नो इट्स फिजिबिलिटी। मतलब फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि होने की जो संभावनाएं होती हैं वो उसे बोलते हैं फिजिबिलिटी। इट इन्वॉल्व्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट लोकेशन। ये आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन देता है लोकेशन के बारे में, साइज ऑफ आउटपुट, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट, टैक्सेस, साइज ऑफ मार्केट शेयर, टर्नओवर एक्सेट्रा। स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड गाइडलाइंस विच में प्रूव टू बी हेल्पफुल इन मेकिंग की डिसीजंस। देखो बिजनेस बनाने के लिए भी हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है स्टैटिस्टिक्स की, कि भाई कितने मार्केट में हमारे कंपिटिटर्स हैं, कितना हम आउटपुट कितना बन पाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट कितना है, टैक्सेस क्या लगता है, मार्केट का साइज़ क्या है, ठीक है। ये सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि क्या होगा, एक न्यूमेरिकल फैक्ट होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा होगा ना, न्यूमेरिकल फिगर्स होंगी। तो बिजनेस यूनिट को एस्टेबलाइज करने के लिए भी हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि हमें एक हेल्पफुल डिसीजन ले सकें। सेकंड पॉइंट है फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, ताकि आप ये पता कर सकें कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है या फिर हो सकती है। आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ द business, the next step is to estimate the present as well as the future demand of the product। अगर आप बिजनेस, जैसे आपने बिजनेस लॉन्च कर दिया, एस्टेबलाइज कर दिया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको ये पता करना चाहिए ना कि आपकी मार्केट में डिमांड क्या होगी इस प्रोडक्ट की। स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग ट्रेंड लाइंस लीडिंग टू रिलायबल फोरकास्टिंग। ट्रेंड लाइंस देखो मैंने ये बता रखा ना भाई, अब देखो ट्रेंड लाइंस क्या, जैसे बता देते डिमांड क्या है, तो आप भी किसी फर्म का डाटा ले सकते हो, ठीक है, और आप क्या करोगे, यहाँ पर डाटा को कंपेयर करके देखोगे कि कितने प्राइस पर
इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती है और कितने प्राइस पर इसकी डिमांड है घटती है। तो उस पॉइंट पर आप काम कर सकते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी डिमांड बढ़ा के रखूं लेकिन इससे थोड़ा कम प्राइस में दूं, थोड़ी अच्छी क्वालिटी दूं। तो बिजनेस के अंदर भी हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है, देख सकते हैं हमने इसी की हेल्प से आपको समझाया। नेक्स्ट है फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग करने के लिए भी हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। द बिजनेस मैन हैज़ टू प्लान इट्स प्रोडक्शन सो दैट ही इज़ एबल टू मीट द डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड इनकर मिनिमम लॉस ऑन अकाउंट ऑफ ओवर और अंडर प्रोडक्शन। अब बच्चों देखो, आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है और उसकी आप डिमांड और प्राइस के हिसाब से देखोगे ना कि भाई जितना मैं इसके अंदर इनपुट डाल रहा हूँ, जितना पैसा मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे उससे डबल या फिर जितने भी टाइम्स हमें प्रॉफिट तो मिलना चाहिए, तभी तो प्रॉफिट का बिजनेस कहलाया जाएगा। तो आप प्रोडक्शन प्लानिंग करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। वहाँ पर भी आप क्या करेंगे, डाटा को मेंटेन रखेंगे, इस प्राइस पर ये मेरी डिमांड थी, अगर मैं क्वालिटी में थोड़ा सा चेंजेस करूँगा तो शायद मेरे कस्टमर्स टूट सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन की प्लानिंग करने के लिए भी हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ पॉइंट है फॉर मेकिंग क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए भी हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। कैसे? स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लाइक प्रिपरेशन ऑफ कंट्रोल चार्ट। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं क्या, कंट्रोल चार्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म। आपने एक क्या कर रखा है, कंट्रोल चार्ट बना रखा है कि भाई इतने प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं इस रेंज के अंदर अपने प्रोडक्ट को बना रहा हूँ, तो आप अपने फर्म के प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है फॉर मेकिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। बिफोर अ प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड, market research team makes use of various statistical techniques like pilot survey to analyze data on population, purchasing power, habit of the consumer, competitors, pricing, etc. Such studies reveal the possible market potential for the product. देखो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मतलब यहाँ पर कह रहा है कि जैसे स्टैटिस्टिक्स में तो कुछ मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि पायलट सर्वे। आप थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के अंदर ही, कि जो पायलट सर्वे होता है। देखो, पायलट सर्वे होता है कि एक छोटा सा ना क्वेश्चनियर बना देते हैं। अब क्वेश्चनियर आ गया है तो क्वेश्चनियर भी बताना पड़ेगा आपको। क्वेश्चनियर देखो एक तरीके से ये होता है कि एक फर्म ना, जैसे कि उसे ये पता करना है कि वो मार्केट में एक कार लॉन्च करना चाहती है और वो सोच रही है कि उस कार को वो ज़्यादातर पर्टिकुलर सेक्शंस में एक क्लास में ही उसको हिट करना चाहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मिडिल क्लास को ही हिट करना चाहती है वो, कि सभी के पास एक ऐसी कार हो जो सब लोग आराम से अफोर्ड कर सके, मिडिल क्लास के जो पीपल होते हैं। तो अब उसको कैसे पता चलेगा कि इनकम रेंज क्या है उनकी? तो वो एक क्वेश्चनियर बनाते हैं। क्वेश्चनियर में क्या होता है, क्वेश्चंस लिखे होते हैं, नेम क्या है, एज क्या है, आपकी इनकम कितनी है, अब आप एम्प्लॉयड हैं या फिर अनएम्प्लॉयड है, अगर एम्प्लॉयड है तो आपकी इनकम कितनी है। तो उस हिसाब से वो एक क्वेश्चनियर बनाते हैं। अब उस क्वेश्चनियर का पहले करवाते हैं पायलट सर्वे। पायलट सर्वे का मतलब होता है छोटे से जगह में, जैसे कि एक लोकल एरिया के अंदर ही उसका क्या करवा लेना, सर्वे करवा लेना कि भाई ये क्वेश्चंस जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, बड़े पैमाने पर जाने से पहले वो छोटे पैमाने पर उसको एक तरीके से टेस्ट कर लेते हैं क्वेश्चनियर को। वही होता है आपका पायलट सर्वे। ठीक है, अब आपको ये पता चल जाएगा कि भाई उनकी जो इनकम है इस हिसाब से है, तो मेरे को जो मुझे एक कार लेकर आनी है उसके अंदर मुझे कुछ ऐसा करना है कि इसकी जो प्राइस रेंज है इतने से इतने सेक्शन में रहे, 2 लाख से 5 लाख के बीच में ही रहे, और एक अच्छी कार मैं इनको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, जो थोड़ा सेफ्टी पर्पज से भी ठीक हो, जिसमें ज़्यादा फीचर्स भी ना हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए भी आपको स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ी, मैंने आपको प्रॉपर एग्जाम्पल दे दिया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंट्स राइटिंग एंड ऑडिटिंग। एवरी बिजनेस फर्म कीप्स अकाउंट ऑफ इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। भाई सभी बिजनेस को डाटा तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, कि कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना उसका रिवेन्यू हो रहा है। फॉर टेकिंग सर्टेन डिसीजन इन अ बिजनेस, दिस अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू समराइज इन अ स्टैटिस्टिकल वे। कहने का मतलब ये है, जो डाटा होता है
कलेक्ट करने का और उसको रिप्रेजेंट करने का, उसे हमें लिखना पड़ेगा कि कितना हमारा एक्सपेंडिचर है, कितना हमारा रेवेन्यू है, ठीक है, ताकि हम ऑडिटिंग कर सकें, टैक्स हमें पता चल सके कि कितना टैक्स हम पे करेंगे। दिस में कंसिस्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टिपिकल मेजर्स लाइक एवरेज प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लेबर, एवरेज प्रोडक्शन पर आवर, कितना प्रोडक्शन पर आवर में हो रहा है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है हमें, एवरेज रिटर्न मिल रहा है इतने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। वो पहला पॉइंट था जो मैंने आपको यहाँ बताया था, भाई सब कुछ समराइज़ करके रखना पड़ेगा। वहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ी, डाटा की जरूरत पड़ रही है, न्यूमेरिकल फिगर्स की ज़रूरत हो रही है। अकाउंटेंसी के अंदर हम देखते हैं कि अकाउंटेंसी में भी हम डाटा को कैसे मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, ये सब चीज़ें। फोर्थ पॉइंट है स्टैटिस्टिकल मेथड में ऑल्सो भी हेल्पफुल इन जनरलाइजिंग रिलेशन बिटवीन टू और मोर ऑफ सच वेरिएबल्स। अब फिर से वही वेरिएबल्स के बीच के जो रिलेशंस को जनरलाइज करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स हेल्पफुल होता है कि अगर मैं प्राइस बढ़ा रहा हूँ तो डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो बिजनेस में भी तो ये ज़रूरत होती है ना, बस वही पॉइंट है। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स को पूरी तरीके से कवर अप कर लिया है। इसके अंदर 4 सब टॉपिक थे, गवर्नमेंट, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड बिजनेस, सब कुछ कवर कर दिया है एग्जाम्पल्स के साथ। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लेंथी बन जाएगी। और तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।